नमस्कार दोस्तों, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे थे कि डीएनए का रिपेयर कैसे किया जाता है, और डीएनए रिपेयर के अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा और मिसमैच डीएनए रिपेयर के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर के बारे में। तो देखिए, ये उन दोनों रिपेयर के अंदर किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट रखता है, किस प्रकार से उन दोनों से अलग है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म और मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को कट किया जाता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा उसको वापस से रीसिंथेसाइज किया जाता है। लेकिन बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। और वो कैसे अलग है कि जब कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर मिसमैच आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई मिसमैच आ गया, तब बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म काम करता है। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मिसमैच आ गया एक साथ, और एक साथ आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट करके न्यू न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशंस में कौन से रिपेयर मैकेनिज्म काम कर रहे थे? मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीएनए डैमेज होगा तो उसको रिपेयर कौन कर सकता है? बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर कर सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ही रिपेयर करता है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को रिपेयर नहीं करता। तो जैसे कि मान लो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मिसमैच कैसे हो सकता है? मान लो कोई ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो गया, या फिर कोई और वजह हो गई जिसकी वजह से सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर हो गया मिसमैच। जैसे कि मान लो साइटोसिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या बनता है? यूरेसिल बनता है। उसी प्रकार से एडेनिन का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाता है तो फिर हाइपोजेंथिन बनता है, या फिर ग्वानिन का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाता है तो फिर जेंथिन बनता है। तो इस प्रकार से सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर म्यूटेशन आ सकता है, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की म्यूटेशन आएगा तो उसको बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आसानी से रिपेयर कर सकता है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये अपना एक डीएनए है, और ये डीएनए एकदम प्रॉपर सिंथेसाइज हुआ है। बस इसके अंदर यहाँ पर एडेनिन था, उस एडेनिन की जगह क्या आ गया है? हाइपोजेंथिन आ गया है। यानी कि एडेनिन का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो गया है, और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया? हाइपोजेंथिन आ गया। तो अब इस हाइपोजेंथिन का क्या मतलब हो गया कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर मिसमैच आया है, इससे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मिसमैच नहीं आया। तो यहाँ पर बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर काम करेगा। और बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर बहुत सिंपल सी बात होती है, सिर्फ एक एंजाइम होता है जिसका एंजाइम का नाम होता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करेगा? इस मिसमैच को रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करता है। आप जानते हो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में जो बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो इस हाइपोजेंथिन और इस शुगर के साथ में कोई बॉन्ड बना उस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो हाइपोजेंथिन जो हो अलग होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ में एक एंजाइम और आता है जिसको अपन बोलते हैं एपी एंडोन्यूक्लिएज। एपी एंडोन्यूक्लिएज, यह एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी करता है। और अपन जानते हैं एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी करने का क्या मतलब हो गया कि यह जो डैमेज है इसको दोनों तरफ से यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, और इसको कर दिया जाएगा रिमूव। अब इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो इस यहाँ पर क्या हो गया? स्पेस आ गया, जैसे कि और रिपेयर मैकेनिज्म में आया करता था। जैसे मान लो इसका एपी एंडोन्यूक्लिएज ने जब काम किया तो इसकी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, एक छोटा सा स्पेस मिला है क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड यहाँ से हटाया गया है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो हटाए नहीं गए हैं। तो मान लो यहाँ छोटा सा स्पेस है, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एपी साइट, क्योंकि एपी एंडोन्यूक्लिएज ने इसके ऊपर कट किया है और ये स्पेस बना है वो एपी एंडोन्यूक्लिएज की वजह से बना है। तो इस साइट को अपन क्या बोल देते हैं? एपी साइट। जहाँ से एपी एंडोन्यूक्लिएज ने कट किया उसको एपी साइट बोल दिया जाता है। ये स्पेस बन गया। अब स्पेस बनने के बाद इस स्पेस को वापस से भरा जाएगा और इस स्पेस को सील किया जाएगा। तो वो सब किसके द्वारा किया जाएगा? अगर आप बात करोगे यूकैरियोट्स की तो उस स्पेस को भरा जाएगा डीएनए
पॉलीमरेज बीटा के द्वारा। अगर आप बात करो प्रोकैरियोट्स की तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। जब हमने डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में बात की थी तब बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज जो बीटा है वो बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है वह भी बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर काम करता है और डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर काम करता है। तो पॉलीमराइजिंग एंजाइम मैंने आपको बताई थी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बाकी डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ हैं वो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर काम करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ हैं वो एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म में काम करेंगे, जो आगे बात करेंगे। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में काम करता है। अब जैसे कि डीएनए ने क्या कर दिया है, पॉलीमराइजेशन कर दिया है, और पॉलीमराइजेशन कर दिया तो जाहिर सी बात है जो एपी साइट थी उस एपी साइट को फिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मान लो ये एपी साइट है क्योंकि मिसमैच को यहाँ से हटाया गया है, और इस मिसमैच को हटाने के बाद यहाँ ये प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड लगा दिया। जैसे कि मान लो एडेनिन की जगह क्या आया था, मान लो हाइपोजेंथिन आया था। अब एडेनिन की जगह हाइपोजेंथिन आया तो एडेनिन के सामने कौन होता है, एडेनिन से डबल बॉन्ड बनाकर कौन रहता है, थाइमिन। तो डीएनए पॉलीमरेज ने थाइमिन को सामने देखा और थाइमिन को सामने देखने के बाद में डिसाइड किया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडेनिन आना चाहिए। तो इसका मतलब जो मिसमैच है उसको रिमूव कर दिया है और प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड को वहाँ पर फिर से ऐड कर दिया गया है। अब इस गैप को सील करने का काम आप जानते हैं कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। इस गैप को सील करने का काम जो है वो डीएनए लाइगेज करता है। तो इस प्रकार से जो बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की सिंपल सी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो हमने देखा कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर अगर किसी भी प्रकार का डैमेज आता है तो वह डैमेज या तो मिसमैच रिपेयर मशीनरी के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता है, या फिर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी के द्वारा फुलफिल कर दिया जाता है, या बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर के द्वारा फुलफिल कर दिया जाता है। अब ये तीनों जो है वो एक साथ काम कर भी सकती हैं, एक साथ काम नहीं करती नॉर्मली। तो यह कहाँ कहाँ काम करती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे कि अगर सेल साइकिल की एस स्टेज है और एस स्टेज के अंदर डीएनए का डैमेज हुआ है तो मिसमैच रिपेयर मशीनरी ने काम किया था जब मिथाइलेशन होने से पहले, मिथाइलेशन होने से जस्ट पहले मिसमैच डीएनए रिपेयर मशीनरी ने काम किया था। लेकिन अगर एस फेज के अलावा G1 फेज या G2 फेज के अंदर डीएनए का डैमेज हुआ है तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म ने काम किया था, और अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर डैमेज हुआ है तो फिर बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म काम करता है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड के अंदर मिसमैच हो जाता है तो वो दोनों काम करती हैं, एमएमएस और NER। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जब डैमेज आता है तब रिपेयर करने की बातें हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर अगर डैमेज आ गया तो फिर क्या होता है। यानी कि एस आपका जो सेल साइकिल की एस फेज भी नहीं है मान लो, या G1 फेज भी नहीं है, G2 फेज भी नहीं है, हो सकता है कि सेल डिवाइड होगी उसके बाद में डीएनए का अंदर डैमेज चला गया प्रॉपर, वहाँ नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का समाधान है वो कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी बातें हमने की कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर डैमेज आ रहा है तो क्या बात कर रहे हैं, तीनों टाइप के डीएनए रिपेयर के बारे में अपन पढ़ते हैं। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर डैमेज आ गया तो उसको रिपेयर करने के लिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म होती है जो कि क्या करेगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रिपेयर करने का काम करेगी। उसके बाद में एसओएस डीएनए रिपेयर मशीनरी होती है, वो एक लास्ट चांस होता है डीएनए को लास्ट चांस देने का। यानी कि ना तो एमएमएस काम कर पाई, ना NER काम कर पाया, ना बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर काम कर पाया, और ना होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन काम कर पाए। ये सारी मशीनरी जो है वो फेल हो गई। अब लास्ट चांस दिया जाता है, एक जुआ खेला जाता है एक तरह से कि एसओएस रिपेयर मशीनरी है वो अप्लाई की जाए। और एसओएस रिपेयर मशीनरी है वो ये नहीं देखती कि सामने क्या है। जैसे कि मान लो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ने क्या देखा, यहाँ पर सामने थाइमिन था, उसको देखकर ही एडेनिन लगाया। लेकिन एसओएस रिपेयर मशीनरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, वो सामने नहीं देखती क्या है, वो बस डैमेज है, उस डैमेज को हटाया और तुरंत कोई नया न्यूक्लियोटाइड ऐड किया। उसको ये मतलब नहीं है कि सही ऐड हुआ या गलत ऐड हुआ। अगर सही ऐड हुआ तो आपकी किस्मत है, गलत ऐड हो गया तो वो फिर डीएनए जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। और जब सारी मशीनरी फेल हो जाती है, तो हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी कि जब सारी मशीनरी फेल हो जाएंगी तो उस डीएनए या उस सेल को नष्ट कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, अपोप्टोसिस, उस प्रोसेस को हमने कहा था।
तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कैसे रिपेयर, डीएनए डैमेज हो गया तो वो कैसे रिपेयर किया जाएगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, अपन देखेंगे कि डीएनए का जो मिक्सचर है या जो डीएनए के अंदर वेरिएशंस आई हैं, वह डीएनए के अंदर वेरिएशंस भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की वजह से आती हैं। और डीएनए डैमेज को डीएनए रिपेयर भी किससे किया जा सकता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वो दो टॉपिक कवर करता है जो इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा आप इनको ध्यान रखना कि कैंसर होता है वो कौन कौन सा कैंसर होता है। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी से जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा होता है, और मिसमैच रिपेयर मशीनरी से अगर म्यूटेशन हो गई तो उसकी वजह से जो कैंसर होगा उसको बोलते हैं हेरिडेटरी नॉन पॉलीप कोलोन कैंसर। इसके अलावा जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मशीनरी म्यूटेशन होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। एक तो इनका इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक कौन कौन सा डीएनए पॉलीमरेज किस मशीनरी में काम कर रहा है उसका ध्यान रखना होता है, एक डीएनए का जो रिपेयर मशीनरी है वह किस स्टेज में कौन सी रिपेयर मशीनरी काम कर रही है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। कुछ स्पेसिफिक जो इनके एंजाइम है जो इनके स्पेसिफिक हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से एंजाइम है वो किस मशीनरी के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंपेरेटिव स्टडी करनी होती है कि ये एंजाइम इस मशीनरी में काम करता है, ये एंजाइम इस मशीनरी में काम करता है, जिससे आपके जो सारे के टॉपिक हैं वो एक साथ ही कवर हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।